अस्सलाम वालेकुम। हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 94 ऑफ योर बुक डिंगरा विच इज़ टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी मींस कि आप क्या करोगे, जो टॉन्सिल्स होंगे वो आपके उनको रिमूव कर दोगे। दिस इज़ टॉन्सिलेक्टमी। फिर क्या होता है, टॉन्सिल्स आपको पता है कि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ये आपके जो हैं यूवला होता है अपर साइड पे, नीचे आपकी टंग होती है और यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर्स के दरमियान में इन द टॉन्सिलर फॉसा। ठीक है, अब आपने जब इनको टॉन्सिल्स को रिमूव कर देना होता है तो दिस इज़ द पिक्चर शोइंग यू द बिफोर सर्जरी अपीयरेंस वेयर द टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट एंड आफ्टर सर्जरी अपीयरेंस वेयर द tonsils have been removed. Then this is also the picture showing you that the tonsils have been removed from here. So these are the tonsils removed. First of all, very important UQ कि आपने लिखना होता है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ टॉन्सिलेक्टमी। अब हर किसी की तो आपने टॉन्सिलेक्टमी नहीं करनी होती ना, सो उसकी इंडिकेशंस होती हैं। अब हमारे पास जो इंडिकेशंस आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले वी हैव द एब्सोल्यूट इंडिकेशंस। इसी तरह आपने हेडिंग बना के ये UQ अटेम्प्ट करना होता है कि एब्सोल्यूट इंडिकेशंस सबसे पहले आएंगी। एब्सोल्यूट इंडिकेशंस के आपने हर सूरत जो है ना टॉन्सिल्स को रिमूव करना है इस सूरत। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव द जो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द रिकरेंट इन्फेक्शंस ऑफ द थ्रोट। अगर इन्फेक्शंस ऑफ द थ्रोट बार बार हो रहे हो और इनकी आपके पास जो है लिखी हुई है बुक में, वो लिखा हुआ है कि 7 और मोर एपिसोड इन 1 ईयर, मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी 2021 चल रहा है तो एक बच्चे को जो है 7 से ज़्यादा दफ़ा जो है ना 2021 के अंदर जो है ना रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं थ्रोट के। या उन्होंने दूसरा लिखा हुआ है कि 2 सालों के अंदर 5 एपिसोड्स आ रहे हैं हर साल। ठीक है, यानी कि 2020 में और 2021 में हर साल 5-5 एपिसोड्स आए थे। और फिर आपके पास आता है 3 एपिसोड्स पर ईयर फॉर 3 ईयर्स के फॉर एग्जांपल आप 2020 से पहले चले जाते हैं 2019, 2020, 2021। तो क्या हुआ कि बच्चे को 3 से ज़्यादा दफ़ा एपिसोड्स आए। ठीक है, हर साल 2019 में भी 3 दफ़ा हुआ, 2020 में भी और 2021 में भी। या लास्टली वो लिखा हुआ है कि 2 वीक्स और मोर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड और वर्क इन 1 ईयर। ठीक है, कि 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा जो है एक बच्चे को ऐसे मतलब तंग किया उसने, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कि उसने अपना स्कूल का या कोई काम उसने 1 साल के लिए नहीं कर पा रहा। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया रिकरेंट इन्फेक्शंस ऑफ द थ्रोट। दूसरा आता है हमारे पास नंबर 2, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस बनी हुई है। सो ये जो एब्सेस होती है इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमने जो है एब्सेस को रिमूव करना होता है वहाँ से, मतलब कि उसको ट्रीट करना होता है और उसके बाद हमें टॉन्सिलेक्टमी करनी होती है। ठीक है, कि जो है मतलब अगर एब्सेस को आपने ट्रीट करते हुए तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद आपने जो है टॉन्सिलर एब्सेस को रिमूव करना होता है। फिर तीसरा आ जाता है कि आपकी जो है क्या हुई हुई है, फिब्राइल सीजर्स हो रहे हैं। ये फिब्राइल सीजर्स क्या होते हैं, आप बीच में देखोगे कि क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनको अगर बहुत ज़्यादा बुखार तेज़ हो जाए ना तो उनकी बॉडी सीजर्स में चली जाती है। सीजर्स, ठीक है, उनको आना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी एक कॉज ये भी होती है कि उनके टॉन्सिल्स जो हैं वो इलाज हुए होते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू चेक द टॉन्सिल्स इन केस ऑफ फेब्राइल सीजर्स। उस केस में आपने टॉन्सिलेक्टमी करनी होती है। फोर्थ केस होता है कि ये आपको शो कर रहा है कि इसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल्स। इतनी ज़्यादा टॉन्सिल्स इनलार्ज कर गए हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पैरेन्काइमाइटिस टॉन्सिल्स जो इतने बड़े बड़े होते हैं, किसिंग टॉन्सिल्स होते हैं, उस केस में क्या होता है, स्लीप एपनिया होता है। पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, उसे सोया नहीं जा रहा होता और इतनी ऑब्स्ट्रक्शन होती है कि उसे खाया नहीं जा रहा होता, उससे बोला नहीं जा रहा होता। तो उस केस में भी हमें टॉन्सिलेक्टमी करनी होती है। और फिफ्थ नंबर पे आता है सस्पिशन ऑफ मेलिग्नेंसी। तो इन सब केसेस में हमने क्या करना होता है कि जो है टॉन्सिलेक्टमी जो है वो करनी होती है। ठीक है, ये हो गई सारी एब्सोल्यूट इंडिकेशंस। नेक्स्ट आती हैं वी हैव द, ये आपके पास जो है डिप्थेरिया एंड स्ट्रेप्टोर शो कर रही हैं कि रिलेटिव इंडिकेशन होती हैं कि जो पेशेंट है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक। एब्सोल्यूट में तो ये होता है ना कि हमने मस्ट करना होता है क्योंकि वो सीरियस कंडीशन होती है। तो रिलेटिव ये होता है कि पेशेंट की चॉइस है। ठीक है, और ये है कि हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और इस तरह से अब जो डिप्थेरिया के कैरियर्स होते हैं ना, नंबर 1 पे
नंबर 1 पे उन लोगों की हमने टॉन्सिलेक्टमी करनी होती है जो डिप्थीरिया के कैरियर्स होते हैं और दूसरों को जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। डिप्थीरिया एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डिस्कस लेट जो हम अर्लियर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और ऐसा डिप्थीरिया जो कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर हमने जो है क्या करना होता है, उनकी टॉन्सिलेक्टमी करनी होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये नहीं लिखना डिप्थीरिया कैरियर्स को हम पहले एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा होता और हमें रिस्क होता है कि दूसरों को ये ट्रांसमिट कर रहा होगा डिप्थीरिया, तो इस केस में हमने टॉन्सिलेक्टमी करनी होती है, क्योंकि टॉन्सिल्स के अंदर फिर डिप्थीरिया बैठा रहता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा आता है स्ट्रेप थ्रॉट। स्ट्रेप थ्रॉट को हम क्यों ट्रीट करते हैं आपको पता है ना, हमने कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस की थी कि स्ट्रेप थ्रॉट की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं हार्ट के ऊपर, एंडोकार्डाइटिस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने फिर ट्रीट करना होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है वो तीसरा, यहाँ पे मैंने नहीं उसकी डायग्राम ऐड की, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस ऐसा हो कि जिसमें बैड टेस्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, और जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब मेन केस होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और चौथा ये होता है कि जो रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस हो रहा हो पेशेंट को। एक तो हमने देख लिया ना कि स्ट्रेप्टोकोकस कैरियर्स हैं, ठीक है, जो कैरियर्स हैं मतलब उनके अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे। दूसरा होता है कि उनको स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस जो है वो बार बार आ रहा है, ठीक है, और उनको जो है हार्ट डिजीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये रिलेटिव में मोस्टली आपने डिप्थीरिया और स्ट्रेप थ्रोट याद रखना है, और डिप्थीरिया के कैरियर्स, स्ट्रेप के कैरियर्स, और स्ट्रेप के जो है रिकरेंट जो टॉन्सिलाइटिस का केस आ रहा है, ठीक हो गया। अब आती है हमारी थर्ड इंडिकेशंस जो है बेस्ड ऑन कि एज अ पार्ट ऑफ अनदर ऑपरेशन आपने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप जो यहाँ पे है ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है, उसकी न्यूरेक्टमी करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि आप स्टाइलर प्रोसेस जो यहाँ पे स्टाइलोग्लॉसस मसल है ना, तो इधर ही स्टाइलर प्रोसेस होता है। आप चाह रहे हो कि स्टाइलर प्रोसेस जो है उसको आप रिमूव करना चाह रहे हो, या ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व को न्यूरेक्टमी करना चाह रहे हो, या आप क्या करना चाह रहे हो, प्लेटोफ्रेंजियोप्लास्टी करना चाहते हो। ये आपको पता है ना, एक हमारा प्लेटोफ्रेंजियल होता है, इंटीरियर पिलर होता है हमारा, जो दो आर्चेस बनती हैं, प्लेटोग्लॉसल और प्लेटोफ्रेंजियल। तो आपने प्लेटोफ्रेंजियोप्लास्टी करना, मतलब पीछे वाला जो एरिया ना, प्लेटोफ्रेंजियल आपको पता होगा, उसको आपने जो है ना उसको आप पैलेट के साथ रिमूव करना चाह रहे हो। ये उस केस में हम करते हैं जब पेशेंट को स्लीप एपनिया का बहुत ज़्यादा सीवियर सिंड्रोम हो। तो फिर ये होता है कि हमने फिर टॉन्सिल्स को रिमूव करके फिर ही हम पीछे जाएंगे और पैलेटोग्लॉसल जो है प्लेटोफ्रेंजियल फ्रेंजियोप्लास्टी कर सकेंगे ना। तो ये हमारी तीसरी इंडिकेशंस आती हैं विच आर एज अ पार्ट ऑफ अनदर ऑपरेशन। तो ये तीन आ गई हमारे पास, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और एज अ पार्ट ऑफ अनदर ऑपरेशन। नेक्स्ट वी हैव द कि अब हमने जो है इधर ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगी, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगी कि हमने जो है किस केस में जो है ये सर्जरी परफॉर्म नहीं करनी, कि किसी का हीमोग्लोबिन लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया, कि 10 ग्राम, आपको पता है ना कि नॉर्मल आपका 11 जो ज़्यादा होता है, मतलब मेल्स एंड फीमेल डिफर कर रहा होता है, लेकिन अगर 10 ग्राम% से जो है उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो ऐसे लोगों में हमने नहीं करना, ठीक है, नहीं सर्जरी परफॉर्म करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपको पता है कि वो जो है ब्लीड, मतलब उसके अंदर पहले ही अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर उसका हीमोग्लोबिन और कम हो जाएगा। इसके अलावा एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ये तो हमारी बहुत सी ऐसी प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आप लिख सकते हो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन चल रहा है। तो तीसरा आता है कि फिर पहले आपने उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है, फिर आप टॉन्सिलेक्टमी करोगे। ये नहीं है कि आपने करनी ही नहीं है। फिर वो बच्चे जो 3 साल से छोटे हैं, ठीक है, 3 साल से छोटे बच्चों की भी आपने टॉन्सिलेक्टमी नहीं करनी होती, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आता है कि वो हमारे पास बच्चे जो कि क्लेफ्ट पैलेट के हैं, ये हमने जब देखा था इन केस ऑफ एडिनोइडेक्टमी, तो हमने देखा था कि क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों को के अंदर भी हम नहीं करते, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों के अंदर भी हम नहीं करते। उसके बाद और कौन सी हो सकती हैं, और आपके लिखा हुआ है कि वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ है, यही हो गया ना कि उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं और ये सब, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इसके ब्लड के साथ ही ऐड कर देते हैं। वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ है पेशेंट को, उसको भी हम उसको में अंदर भी हमने नहीं करना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि किसी को जो है वो पोलियो की एपिडेमिक आया हुआ है। पोलियो की एपिडेमिक क्यों होता है? क्योंकि पोलियो आपको पता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर सकता है, तो इस वजह से ऐसे मतलब पोलियो की एपिडेमिक में भी हमने जो है ना नहीं करना होता, ठीक हो गया। उसके बाद किसी को सिस्टेमिक डिजीज़ है, ठीक है, किसी को क्या है, सिस्टेमिक डिजीज़ है। सिस्टेमिक डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल उसको डायबिटीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको
डायबिटीज़ है, उसको कोई ऐसी मतलब सिस्टमिक डिसीज़ चल रही है, फॉर एग्जांपल उसको जो है हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, तो उन लोगों में भी हमने नहीं करना होता। इसके अलावा होता है कि जो लोग होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी हम नहीं करते, उसमें भी हीमोग्लोबिन का इशू होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हमने ऐड ही कर दिया सारा कि हीमोग्लोबिन लेवल कम है, वॉन विलिब्रियन डिजीज़ और मेंस्ट्रुएशन, इन तीनों को आप इकट्ठे याद कर लो, ठीक है। बाकी अब एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्लेफ्ट पैलेट है, 3 ईयर से कम की एज है बच्चे की, डायबिटीज़ के लोग हैं, सिस्टमिक डिजीज़ के लोग हैं, या पोलियो एपिडेमिक आई हुई है, इन सब में आपने जो है क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि आपने जो है वो नहीं करना होता, ठीक है, प्रोसीजर। अब आता है हमारे पास कि अब जो हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है उसके लिए क्या पोजीशन जो है वो रखनी चाहिए पेशेंट की। तो जो रोज़ पोजीशन होती है, ये मैंने बताया था फॉरेन बॉडी रिमूवल के लिए, एडिनोइडेक्टमी करने के लिए और टॉन्सिलेक्टमी करने के लिए आप यही पोजीशन इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसमें आप करते क्या हो कि इसमें आप जो है ये जो पेशेंट का शोल्डर होता है इसके नीचे बैग रखते हो, ठीक है, या आप सैंड बैग रखते हो और सर के नीचे आप एक रिंग रखते हो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था जैसे बच्चों के सर बनाने के लिए हम एक रिंग रखते होते हैं, तो इस तरह की पोजीशन होती है, इससे नेक जो है वो एक स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाती है और फिर हम उसके अंदर इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पेशेंट की पोजीशनिंग होती है। ड्यूरिंग ऑपरेशन आप ये पोजीशन रखते हो, रोज़ पोजीशन, और आफ्टर जब रिकवरी होती है, जब हमने पेशेंट की टॉन्सिलेक्टमी कर चुके होते हैं, तो फिर हम इस पोजीशन में रखते हैं ताकि वो एस्पायरेशन ऑफ कॉन्टेंट्स ना हो जाए, ठीक हो गया। फिर आगे चलते हैं। आगे ये होता है कि जनरल एनेस्थीसिया के बाद आपने जो है सर्जरी स्टार्ट करनी होती है, उसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ, जो कि हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट कि बॉयल्स डेविड माउथ गैग, ये आपका इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे करके ना, और साथ में इसका होता है टंग डिप्रेसर, बॉयल्स टंग ब्लेड भी इसको कहते हैं या टंग डिप्रेसर भी कहते हैं। ये टंग को जो है डिप्रेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो ये बॉयल डेविड माउथ गैग होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसको टॉन्सिलेक्टमी में यूज़ करते हैं, एडिनोइडेक्टमी में यूज़ करते हैं, पैलेट के या नेसोफैरिंक्स के जो भी ऑपरेशन होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे इसके होते हैं कि ओरल कैविटी के अगर कोई ऑपरेशन हो, ओरोफैरिंक्स के कोई ऑपरेशन हो या नेसोफैरिंक्स के कोई ऑपरेशन हो, तो इसको हम यूज़ करते हैं। ये आपके हॉस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इस वजह से मैंने ऐड कर दिया साथ, ठीक है। ओरल कैविटी के क्या हो सकते हैं, लाइक किसी ने पैलेट की सर्जरी करवानी है, ठीक है, या ओरोफैरिंक्स के क्या हो सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं टॉन्सिलेक्टमी, ठीक है, या सॉफ्ट पैलेट की सर्जरी करनी है। नेसोफैरिंक्स में क्या हो सकता है, किसी ने एडिनोइडेक्टमी करनी है या एंजियोफाइब्रोमा को रिमूव करना है, तो ये बॉयल्स डेविड जो माउथ गैग होता है ये यूज़ होता है। इस तरह से पेशेंट के मुंह के अंदर डालते हैं ये अगर आप नोट करें तो ये वही वाला इंस्ट्रूमेंट हमने ऐसे डाला हुआ है ऐसे करके, ठीक है, और इधर से उसके अंदर फिक्स हुआ होता है ये टंग डिप्रेसर, ठीक है। फिक्स करके ना, अगर आपने देखा होगा अपनी कॉलेज में किस तरह से फिक्स करते हैं और अंदर ये डालते हैं और पेशेंट का ऐसे फेस खुला होता है और फिर डॉक्टर इजीली ऑपरेट कर सकता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि रोज़ पोजीशन का, कि पेशेंट जो है उसकी एस्पायरेशन ऑफ कंटेंट्स नहीं होते। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो है बॉयल्स डेविड माउथ गैग जो होता है वो रोज़ पोजीशन में इजीली हम फिट कर सकते हैं। और तीसरा ये कि जो सर्जन होता है वो ईज़िली जो है वो पर हमारे पास हेड एंड ऑफ द पेशेंट के ऊपर बैठता है और ईज़िली कम्फर्टेबली जो है ना इस पोजीशन में, रोज़ पोजीशन में जो है ना परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशन को, ठीक हो गया। फिर हम करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, वो आपके बुक में जो टेबल बना हुआ है ना, टेबल 94.1, ठीक है, ये वाला एक्चुअली टेबल है। इसमें आपको जो मेथड्स बताए हुए हैं उसको मैं ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, जस्ट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड आया हुआ है, अब इसमें ना दो तरह के मेथड्स होते हैं, कोल्ड मेथड होता है और हॉट मेथड्स होते हैं। कोल्ड मेथड्स होते हैं कि जिसमें आप कोई मतलब हॉट चीज़ें जो है लेज़र वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप इसमें ड्राइनेस, ठीक है, कोल्ड चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब हॉट नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले डाइसेक्शन और स्नेयर मेथड होता है, ये मोस्ट कॉमनली आजकल यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि टॉन्सिल्स के जो बेड के अलॉन्ग उसको डायसेक्ट किया जाता है, ठीक है, और स्नेयर के साथ उसको रिमूव कर लिया जाता है। ये टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स होती हैं, इस तरह की आपको नज़र आ रही हैं, ये हॉस्पी के लिए अगेन इंपॉर्टेंट, टॉन्सिल को होल्ड करते हैं इसके साथ, ठीक है। एज यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स हैं, एक साइड से उसको पकड़ा हुआ है, दूसरी साइड से ऐसे उसको काटते जा रहे हैं। और देखें नीचे बी में देखें कि टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स से उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, और स्नेयर के थ्रू जो है उसको मतलब नीचे से काटते जा रहे हैं। तो ये जो टेक्निक होती है ये कोल्ड मेथड में नंबर 1 पे आती है, डायसेक्शन एंड स्नेयर, मोस्ट कॉमन टेक्निक, ठीक है। फिर आती है ये टॉन्सिल गोलेटोन, ठीक है, गोलेटोन टॉन्सिलेक्टमी। ये आपको पता है इस वाले ये जो गर्दन काटने के लिए इस्तेमाल करते थे, ऐसे वो जिनको मारना होता था ना, ऐसे उनकी उनकी गर्दन रखते थे
ठीक है, और ऊपर से ऐसे वो जो है खींचते थे और ये नीचे आके उनकी गर्दन जो है ना कट जाती थी। तो ये जो प्रॉब्लम, ये जो हमारे पास होता था ना, ये गोलेटोन गोइलोटीन, ठीक है, इसके नाम पे जो है ना ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये क्या करता है कि हैज़ हाई रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, ये पहले यूज़ होता था, लेकिन इसकी वजह से जो है ना रिस्क बहुत ज़्यादा होता था ब्लीडिंग का। इसे हम टॉन्सिल को ऐसे मतलब ज़िबा कर देते थे, जैसे इसमें आपको दिखाया। इस वजह से ना ये टेक्निक इतनी अब यूज़ नहीं होती। ठीक है, अब ये वाला थर्ड आ जाता है आपके पास इंट्रा कैप्सूलर टॉन्सिलेक्टमी। इंट्रा कैप्सूलर और एक्स्ट्रा कैप्सूलर में क्या डिफरेंस होता है कि देखें, ये आपके जो है टॉन्सिल्स पड़े हुए हैं, टॉन्सिल्स के गिर्द ये आपको कैप्सूल दिखाया हुआ है। ठीक है, और सबसे बाहर फ्रेंजियल मसल्स हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर अगर हम टॉन्सिलेक्टमी परफॉर्म करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे, कैप्सूल को भी साथ ही रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर मतलब कैप्सूल को साथ बाहर से रिमूव करेंगे। फिर आता है इंट्रा कैप्सूलर। इंट्रा कैप्सूलर में हम क्या करेंगे कि जो कैप्सूल है उसको हम रिमूव नहीं करेंगे, टॉन्सिल का थोड़ा सा अंदर से पार्ट हमने रहने दिया है। जैसे आप यहाँ पे देखें, कैप्सूल का पार्ट है, कैप्सूल के अंदर से कैप्सूल और टॉन्सिल्स के दरमियान में हमने जो है ना काटा है। तो ये वाला कोल्ड मेथड होता है जो यूज़ किया जाता है, और आपकी बुक में जो लिखा हुआ है दैट इज़ द इंट्रा कैप्सूलर मेथड, जिसमें हम कैप्सूल को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, डिब्राइडर के साथ। ये आपके पास डिब्राइडर होता है, माइक्रो डिब्राइडर। ठीक है, इसकी मैं आपको नीचे भी पिक्चर दिखाती हूँ। इससे आप क्या करते हो, इंट्रा कैप्सूलर टॉन्सिलेक्टमी करते हो, जिसमें आप कैप्सूल को नीचे रहने देते हो ताकि वो जो नीचे नर्व्स वगैरह हैं वो डैमेज ना हो। ठीक है, ये माइक्रो डिब्राइडर होता है जो इसमें यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको दोबारा दिखा देती हूँ ऐसे। ठीक है, इंट्रा कैप्सूलर टॉन्सिलेक्टमी के लिए। बाकी जो है वो हम आगे से पार्ट से करते हैं।